भारतीय कथा भाषा का ये क्षेत्र, ये डॉक्टर राजमल बोरा के इस विवरण से स्पष्ट है। प्रस्तुत प्रसंग में इतना कहना है कि ईरान का संबंध मगध तक था और वहां के मग कबीले के लोग पेशावर पहुंच गए थे और राज्य करते थे। इन मगों को दारे वहू ने परास्त किया और वहां पर अपना राज्य स्थापित किया। पेशावर के मगों की राजभाषा पैशाची रही है। ये पैशाची वैदिक संस्कृत से मिलती जुलती है। इस भाषा को उस समय खरोष्टी लिपि में लिखा जाता था। ईरान व उसके पूर्व के देशों में सिंधु नदी के तट तक के देशों में खरोष्टी लिपि का प्रचलन था। पैशाची में उस समय जो लिखा गया वो सब खरोष्टी में लिखा जाता होगा। उक्त लिपि को नकारा गया, उसे ठीक से पढ़ा नहीं गया, इसीलिए पैशाची के लोक वाङ्मय का लोप हुआ है। हम देखते हैं कि बौद्ध काल में पैशाची का व्यवहार लोक भाषा भारत में होने लगा था। उस भाषा के महत्व को प्राकृत भाषा के व्याकरण लिखने वालों ने जान लिया और उसका अलग से उल्लेख अपने व्याकरण ग्रंथों में किया। ये इस बात का सबूत है कि पैशाची अपने समय की जीवंत भाषा थी। पैशाची का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़े भूभाग तक मानना पड़ता है। सिंधु नदी के तट तक तो उसका विस्तार था ही। सिंधु नदी के पूर्व में जमुना तक शौरसैनी का विस्तार था। इस तरह पैशाची शौरसैनी का संस्कार भी प्राप्त कर रही थी। उड़ीसा के भाषा विज्ञानी मार्कंडेय के अनुसार पैशाची के 3 प्रधान भेद बतलाए गए हैं। उनमें कैकेय के बाद दूसरा भेद शौरसैनी पैशाची का है, तीसरा भेद पांचाल पैशाची का है। ये सर्वसाधारण की भाषा बन चुकी थी। विशेष बात यह है कि संस्कृत पंडितों द्वारा पैशाची को अन्य भाषाओं से अलग बतलाया गया है। गुणाढ़ की पैशाची को इसी तरह अलग माना गया है। ब्राह्मण विद्वानों द्वारा प्राकृतों में उसकी गणना नहीं की गई है। प्राकृत के रूपों का जैसे सम्मान हुआ है, वो सम्मान भी पैशाची को नहीं मिला। पेशावर, चीनी तुर्किस्तान, ईरान में जो सम्मान पैशाची को मिला, वो सम्मान उसे भारत में नहीं मिला। विशेष रूप से गुणाढ़ के काल में उसे सम्मान नहीं मिला। बाद में विद्वान भूल गए कि पैशाची कैकेय की मुख्य भाषा है और शौरसैनी में उसका निकटतम लेन देन रहा है। वे उसे विंध्याचल के पास की भाषा मानने लगे, पिशाच भाषा कहने लगे। राजशेखर ने तो उसे भूत भाषा कहा ही है। ये सब क्यों हुआ? जिस भाषा के माध्यम से जैन धर्म का विस्तार देश में और बौद्ध धर्म का विस्तार मध्य एशिया के देशों में एवं भाषा में हुआ, तो उसकी लोकप्रियता के कारण भारत में वैदिक संस्कृत के विद्वानों की विरक्ति धार्मिक मतभेदों के कारण और बढ़ गई। परंतु इससे एक बड़ा तथ्य स्थापित होता है कि भाषा के साथ मात्र धर्म ही देश की सीमा के बाहर नहीं गया, बल्कि वो कथा परंपरा भी उन देशों में पहुंची जो धर्म और उसके प्रचारकों के संपर्क में आए। निश्चय ही आदान प्रदान दो तरफा रहा होगा। जैन धर्म की कथाओं को लेकर स्थिति दूसरी ही रही है। जैन कथाओं के आगम ग्रंथ बहुत प्राचीन है। जो स्थान वैदिक साहित्य में वेद और बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का है, वही स्थान जैन साहित्य में आगमों का है। आगम ग्रंथों में महावीर स्वामी के उपदेश तथा जैन संस्कृति से संबंध रखने वाली कथा कहानियां संकलित हैं। आचार्य जगदीश चंद्र जैन के शब्दों में जैन परंपरा के अनुसार महावीर निर्वाण ईसवी सन के पूर्व 527 के 160 वर्ष पश्चात लगभग ईसवी सन के 367 पूर्व मगध देश में बहुत भारी दुष्काल पड़ा, जिसके फलस्वरूप जैन भिक्षुओं को अन्यत्र विहार करना पड़ा। दुष्काल समाप्त हो जाने पर जैन श्रमण पाटलिपुत्र यानी पटना में एकत्रित हुए और यहाँ खंड खंड करके 11 अंगों का संकलन किया था। 12वां अंग किसी को स्मरण नहीं था, इसीलिए उसका संकलन नहीं किया जा सका। इस सम्मेलन को पाटलिपुत्र वाचना के नाम से पुकारा जाता है। कुछ समय पश्चात जब आगम साहित्य का फिर विच्छेद होने लगा,
तो महावीर निर्वाण के 827 या 840 वर्ष बाद ईसवी सन के 300-313 पूर्व जैन साधुओं के दूसरे सम्मेलन हुए। एक आर्य स्कंदिल की अध्यक्षता में मथुरा में और दूसरा नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में बल्भी में। मथुरा के सम्मेलन को माथुरी वाचना के नाम से पुकारा जाता है। तत्पश्चात लगभग 150 वर्ष बाद महावीर निर्वाण के 980 या 993 वर्ष बाद ईसवी सन के 453-466 वर्ष बल्भी में देवार्धी गण क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में साधुओं का चौथा सम्मेलन हुआ, जिसमें सुव्यवस्थित रूप से आगमों का अंतिम बार संकलन किया गया। इसे बल्भी वाचना के नाम से पुकारा जाता है। वर्तमान आगम इसी संकलन का रूप है। जैन आगमों के उक्त 3 संकलनों के इतिहास से पता लगता है कि समय समय पर आगम साहित्य को काफी क्षति उठानी पड़ी और ये साहित्य अपने मौलिक रूप में सुरक्षित नहीं रह सका। यही कारण मालूम होता है कि बौद्धों के विपुल साहित्य के मुकाबले में ये साहित्य बहुत न्यून है तथा इस साहित्य में विकार आ जाने से ही संभवतः दिगंबर संप्रदाय ने इसे मान्यता देना अस्वीकार कर दिया। जो कुछ भी हो, इस समय तो जैनों के पास यही निधि अवशेष है जिसके सहारे जैन संस्कृति का ढांचा तैयार किया जा सकता है। इन नष्ट भ्रष्ट छिन्न विछिन्न आगम ग्रंथों में अब भी ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक इतनी विपुल सामग्री है कि उसके आधार पर भारत के प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जा सकता है। आगम कथाओं के ये ग्रंथ मात्र कथा ग्रंथ नहीं है, इनमें समाज शास्त्रीय जानकारियों का विपुल खजाना भी मौजूद है। ये सामाजिक इतिहास के ग्रंथ भी सिद्ध हुए हैं। ईसा के पूर्व लगभग 4वीं शताब्दी से लगाकर ईसवी सन 5वीं शताब्दी तक की भारतवर्ष की आर्थिक तथा सामाजिक दशा का चित्रण करने वाला ये कथा साहित्य अनेक दृष्टियों से महत्व का है। आगम ग्रंथों में जैन भिक्षुओं के आचार विचारों का जो विस्तृत वर्णन है वो बौद्धों के धम्मपद, सुत्त निपात तथा महाभारत, शांति पर्व आदि ग्रंथों से बहुत अंशों में मेल खाता है और डॉक्टर विंटरनित्ज आदि विद्वानों के कथनानुसार ये श्रमण काव्य का प्रतीक है। भाषा और विषय आदि की दृष्टि से जैन आगमों का ये भाग सबसे प्राचीन मालूम होता है। डॉक्टर जैन के ही अनुसार भगवती, कल्पसूत्र, आवोई, ठाणांग, निर्यावली आदि ग्रंथों में भगवान महावीर, उनकी चर्या, उनके उपदेशों तथा तत्कालीन राजा, राजकुमार और उनके युद्ध आदि का विस्तृत वर्णन है, जिससे जैन इतिहास की लुप्त प्राय अनेक अनुश्रुतियों का पता लगता है। नाया धम्म कहा, उवास गत्सा, अंत गणदसा, अनुत्तरोव वाह्य दशा, विवाक सूय आदि ग्रंथों में महावीर द्वारा कही हुई अनेक कथा कहानियां तथा उनकी अनेक शिष्य शिष्याओं का वर्णन है, जिससे जैन परंपरा संबंधी अनेक बातों का परिचय मिलता है। राय पसेणीय, जीवाभिगम, पन्नवणा आदि अन्य ग्रंथों में वास्तुशास्त्र, संगीत, वनस्पति आदि संबंधी अनेक महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन है, जो प्रायः अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। अतः ये कहा जा सकता है कि भारतीय कहानियों की परंपरा मात्र धार्मिक, नैतिक और प्रचारवादी नहीं थी। उन कथाओं में हमें तत्कालीन समय के आचार व्यवहार, शिष्टाचार, सामाजिक, सांस्कृतिक संकेत और विवरण भी मिलते हैं, जो मात्र उपदेश या मनोरंजन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे अपने समय की सभ्यतागत व्यवहारिक जानकारियों के साथ साथ समाज में किए जा रहे व्यवहारिक, वैचारिक और मनुष्य के विकसित होते जीवन का प्रामाणिक परिचय भी दे रहे थे। सही पूछिए तो हमारी कथा की लौकिक परंपरा संस्कृत में उतनी नहीं है जितनी कि पाली और प्राकृत में मौजूद है। इसमें भी सबसे बड़ा कथा भंडार पैशाची प्राकृत में मौजूद था। डॉक्टर राजमल बोरा के अनुसार पैशाची भाषा
भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। ये वैदिक संस्कृत की समकालीन और लोक व्यवहार की भाषा रही है। वैदिक काल में वैदिक संस्कृत का व्यवहार करने वाले ऋषि मुनि भी लोक व्यवहार में बोलचाल में पैशाची का उपयोग करते थे। वैदिक भाषा का जहां जहां उपयोग होता था या उसका अपना जो भौगोलिक क्षेत्र था, उस क्षेत्र में पैशाची लोक भाषा के रूप में प्रचलित रही है। दरत परिवार का भौगोलिक क्षेत्र पैशाची का क्षेत्र रहा है। इस तरह से विचार करें तो पैशाची दर्दीय परिवार की प्रमुख भाषा हो जाएगी। पहले दर्दीय भाषाओं पर विचार करते समय ग्रियसर्न ने दरत परिवार के विकल्प में पैशाची परिवार नामकरण करना चाहा था, किंतु पैशाची के प्रति लोक भावना को देखकर उक्त नामकरण नहीं किया। ग्रियसर्न ने तो कश्मीरी को दरत परिवार की भाषा कहा है और इस नाते से कश्मीरी का भौगोलिक क्षेत्र पैशाची का भी भौगोलिक क्षेत्र हो जाता है। कश्मीर से हिमालय के पश्चिम में और गांधार से आगे ईरान की सीमाओं तक और दक्षिण में सिंध तक पैशाची भाषा का भौगोलिक विस्तार लोक व्यवहार की भाषा के रूप में हो गया था। सातवाहन वंश के राजाओं के काल में वो भाषा मध्य देश में मगध की सीमाओं तक पहुंची है और बाद में सातवाहनों के दरबार में भी पहुंची। पैशाची में लोक वांग्मय का विपुल लेखन हुआ है, किंतु वो सब लुप्त हो गया है। उस वांग्मय में गुणाढ्य का नाम लिया जाता है। पैशाची में लिखी कथाओं का संस्कृत अनुवाद हमें प्राप्त है। मूल पैशाची का ग्रंथ मिलता नहीं है। यूं पैशाची का भौगोलिक क्षेत्र जितना व्यापक है, उतना ही उसका ऐतिहासिक काल भी वैदिक संस्कृत के काल से सातवाहन राजाओं के काल तक व्याप्त रहा है। मार्कंडेय, हेमचंद्र और राजशेखर ने अपने ग्रंथों में पैशाची का उल्लेख किया है। ग्रियसर्न ने भी पैशाची भाषा पर स्वतंत्र पुस्तक लिखी है। संस्कृत व्याकरण के ग्रंथों की तरह बाद में जब प्राकृत के ग्रंथ लिखे जाने लगे, उस समय प्राकृतों के विविध भेद बतलाते समय पैशाची को भी जोड़ा जाने लगा। ये प्रक्रिया हेमचंद्र के काल तक चली आई है और बाद में मार्कंडेय ने भी पैशाची भाषा पर विचार किया है। पैशाची का उपयोग व्यवहार में करने पर भी उक्त भाषा के प्रति भावना अच्छी नहीं रही है। उक्त भाषा की ऐतिहासिक काल में उपेक्षा होती रही है, इसी से वो लुप्त होती गई। पाठकों को ये फिर बताना जरूरी है कि जिसे हम कथा संस्कृति के रूप में मात्र भारतीय समझ रहे हैं, वो कथा संस्कृत वैश्विक है। वास्तव में गुणाढ्य की बृहत कथा वैश्विक कथा संस्कृति का स्रोत है। बृहत कथा की कथा शैली विलक्षण, अद्भुत ही नहीं, बल्कि वो मूलतया प्रयोग धर्मी है। ये सच है कि पैशाची प्राकृत में लिखित बृहत कथा लुप्त हो चुकी है। यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके कई अनुवाद वैदिक संस्कृत में हुए। क्षेमेंद्र और सोमनाथ दोनों ही कश्मीर के थे। सोमनाथ ने ही बृहत कथा का संस्कृत अनुवाद कथा सरित सागर के रूप में किया। यदि सोमनाथ कृत ये अनुवाद उपलब्ध न होता तो भारत की बहुमूल्य कथा संपदा हमारे पास नहीं होती। बृहत कथा का हमारी कथा परंपरा में कितना सम्मान और महत्व था, वो इसी तथ्य से स्पष्ट है कि वैदिक संस्कृत के उद्भट विद्वानों ने बार बार इस पैशाची कथा कृति का आदर से जिक्र किया है। सच पूछिए तो बृहत कथा का सम्मान किसी भी रूप में महाभारत और रामायण से कम नहीं था। धार्मिक पक्ष की बात छोड़ दीजिए, लौकिक कथा रचना में बृहत कथा रामायण और महाभारत से अधिक रोचक, परिपुष्ट और प्रयोग धर्मी है। इसकी शैली को नमन करना पड़ता है, जिसमें से कहानियों में से कहानियां निकलती चली जाती है। सदियों बाद कथा कथन की इस शैली की अनुकृति अरेबियन नाइट्स में की गई, जहां शहरजाद प्रत्येक रात एक अधूरी कहानी सुनाती है और उसे एक ऐसे उत्सुकता भरे बिंदु पर छोड़ देती है जहां से सुल्तान शहरयार कहानी समाप्त होने की प्रतीक्षा करता है और कथा सुनाने वाली शहरजाद की जान प्रत्येक रात बचती जाती है।
अरेबियन नाइट्स की इस अद्भुत कथा शैली का जनक कथाकार गुणाढ्य था। गुणाढ्य की इस विलक्षण कथा शैली का उपयोग जैन आगम कथाओं की एक कहानी चतुराई का मूल्य में भी हुआ है, जिसमें उसकी पात्र कनकमंजरी अरेबियन नाइट्स की शहरजाद की ही तरह एक उत्सुकतापूर्ण अधूरी कहानी ही सुनाती है। जाहिर है कि गुणाढ्य और जैन आगम कथा चतुराई का मूल्य की विलक्षण शैली अरेबियन नाइट्स के लिखे जाने से सदियों पहले विकसित की जा चुकी थी। शहरजाद से संबंधित इस विलक्षण कथा शैली की रचनात्मक विशेषता को जनाब इंतजार हुसैन के आलेख आधुनिक कहानी की रचना संस्कृति में देखा, परखा और जाना जा सकता है। वैसे पंचतंत्र तथा संस्कृत के अन्य कथा ग्रंथों में भी कहानी की इस अद्भुत शैली का प्रयोग हुआ है। बृहत कथा की कथा कथन की इसी समृद्ध परंपरा का लगातार उपयोग हमारी लोक कथाओं में भी हुआ है। बैताल 25, सिंहासन 32, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि वे रचनाएं हैं जो बृहत कथा से सीधी प्रभावित या विकसित हैं। ये था हमारी कथा परंपरा का लौकिक लोक वाङ्मय जो घरों से लेकर लोकोक्तियों तक फैला हुआ है। बैताल 25 के तो कई रूप और संस्करण मिलते हैं जो सोमनाथ और क्षेमेंद्र की कथा रचनाओं में भी शामिल है। किस्सा तोता मैना भी ऐसी ही लोक कथा है जो प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के बीच उद्बोधन की शैली में रचित है। इसके अतिरिक्त शुक सप्तती में तोता एक सौदागर की पत्नी प्रभावती को 70 बोध कथाएं सुनाता है। विश्व कथा परिदृश्य पर यदि देखें तो ये निर्विवाद रूप से स्थापित है कि सिंदबाद जहाजी की कथा, ईसप और बोकोशियों की कथाएं, कलेला दमन की कथाएं आदि अरब देशों से होती हुई पूरी दुनिया में पहुंची है। इनसे ग्रीस, रोम, अरब देश, फारस और अफ्रीका महाद्वीप भी अछूते नहीं रह पाए। ये कहानियां हमारी सांस्कृतिक विरासत है जो वैश्विक कथा सभ्यता एवं संस्कृति का स्वरूप हमारे सामने रखती है। इन कहानियों ने लंबी यात्राएं की है। इसका अकाट्य प्रमाण है हमारी जैन आगम कथाओं की प्रथम कहानी चावल के 5 दाने, जो बाइबल की चौथी कहानी है। ये सेंट मैथ्यू की सुवार्ता 25 और सेंट ल्यूक की सुवार्ता 19 में भी लगभग ज्यों की त्यों मौजूद है। इसी तरह बिना विचार करने का फल, छोटों के बड़े काम, भिखारी का सपना, चतुर्रोहक आदि कथाएं कुछ रूपांतर के साथ सर्वसाधारण में प्रचलित है, जिनका किसी संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं। ये लोक कथाएं भारतवर्ष में पंचतंत्र, हितोपदेश, कथासरित सागर, शुक सप्तती, सिंहासन 32, बैताल 25 आदि ग्रंथों में पाई जाती है तथा ईसप की कहानियां, अरेबियन नाइट्स की कहानियां, कलेला दमन की कहानी आदि के रूप में ग्रीस, रोम, अरब, फारस, अफ्रीका आदि सुदूर देशों में भी पहुंची हैं। इन कथाओं का उद्गम स्थान मूलतः भारतवर्ष माना जाता है। यद्यपि समय समय पर अन्य देशों से भी देश विदेश के यात्री बहुत सी कथा कहानियां अपने साथ भारत लाते रहे हैं। बौद्धों के पाली साहित्य की तरह जैनों का प्राकृत साहित्य भी कथा कहानियों का विपुल भंडार है। बौद्ध भिक्षुओं की तरह जैन साधु भी अपने धर्म प्रचार के लिए दूर दूर देशों में विहार करते थे। हमने पहले भी दर्ज किया है कि बृहत्र कल्प भाष्य में जनपद परीक्षा प्रकरण में बताया गया है कि जैन साधु आत्मशुद्धि के लिए तथा दूसरों को धर्म में स्थिर करने के लिए जनपद विहार करें तथा जनपद विहार करने वाले साधु को मगध, मालवा, महाराष्ट्र, लाट, कर्नाटक, द्रविड़, गौड़, विदर्भ आदि देशों की लोक भाषाओं में कुशल होना चाहिए, जिससे वो भिन्न भिन्न देशों की भाषा में जनसाधारण को उपदेश दे सके। उसे देश देश के रीति रिवाजों का और आचार विचार का ज्ञान होना चाहिए, जिससे उसे हास्य भाजन न बनना पड़े। ये श्रमण देश देशांतर में परिभ्रमण करते हुए लोक कथाओं द्वारा लोगों को सदाचार का उपदेश देते थे, जिससे कथा साहित्य की पर्याप्त अभिवृद्धि हुई।
और अब कथा संस्कृति के इस वैश्विक संकलन और स्वरूप के बारे में कुछ आवश्यक बातें दर्ज कर देना जरूरी है। पौराणिक कथाएं हमारी संस्कृति का प्रमुख आधार चूंकि प्राचीन वाङ्मय है, इसलिए कथा कहने सुनने की परंपरा के विकास का ये प्रमुख स्रोत है। प्राचीन वाङ्मय के विचार, संदर्भ, चिंतन, मान्यताएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, महाभारत, रामायण इत्यादि में अंतर्निहित कथाएं, उपकथाएं भले ही तत्कालीन समाज को ध्यान में रखकर रची गई, परंतु उनके मानव मूल्य और सामाजिक महत्व को शाश्वत माना गया है। पौराणिक कथाएं तथा संस्कृति की रचना शैली में है, जो कि मूल रूप से उपदेशवाचक है। इनमें नीति, अनीति, सुविचार, कुविचार आदि मानवीय प्रवृत्तियों के मानदंड तैयार किए गए हैं। इनकी चिरंतनता और उपादेयता इसीलिए भी बरकरार है कि भारतीय संस्कृति, संस्कार और दर्शन चिंतन का आरंभ यहीं से समझा गया है। पौराणिक कथाओं में दृष्टांत एक आधार भूमि है। चरित्र मनोवृत्तियों की भांति दिखाई देती हैं। चरित्रों की चारित्रिक परिणति ही में कथा की निष्पत्ति होती है। इसमें साहस और गुणों को व्याख्यायित किया जाता है। प्रस्तुत पुस्तक में जो पौराणिक कथाएं संकलित की गई हैं, वे मात्र मानव मूल्यों का चित्रण भर नहीं करती, सृष्टि के आरंभ, समाज के निर्माण की भी गाथा कहती हैं, जिसमें प्रमुख हैं सुमेरी सभ्यता की गिलगमेश की महागाथा, जल प्रलय की प्राचीन कथाएं, प्रथु की कथा, त्रिशंकु की कहानी, प्रमथ्यु का विद्रोह, सावित्री और सत्यवान की कथा, साधु और गणिका की कथा, रोमहर्षण और अष्टावक्र की कथा इत्यादि। ये पौराणिक कथाएं कालांतर में कथा परंपरा की वाहक बनी। इन आरंभिक कथाओं में भी सामाजिक आशय का प्रकटीकरण हुआ है। ये ठीक है कि पौराणिक कथाओं का मूलाधार आध्यात्म विमर्श तथा धार्मिक और ईश्वरीय कथ्य रहा है, किंतु इनमें रोमहर्षण और अष्टावक्र जैसी कथाएं भी दबी छिपी हैं, जो दलितों और विकलांगों के प्रति उपहास और उपेक्षा का चित्रण भी करती हैं। कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर का रचना काल सन 1029 ईस्वी से 1064 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसी समय आचार्य क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी की रचना भी की थी। इससे पूर्व गुप्त काल में बुद्ध स्वामी ने बृहत कथा श्लोक संग्रह की रचना की थी। इस ग्रंथ में छोटी छोटी उपदेश कथाओं का संग्रह है, किंतु ये तीनों कथा ग्रंथ गुणाढ्य की बड़कहा प्राकृत यानी बृहत कथा से अनुप्रमाणित ही माने जाते हैं। कथा साहित्य में गुणाढ्य को वाल्मीकि और व्यास के समान ही प्रतिष्ठा प्राप्त है। समझा जाता है कि गुणाढ्य आंध्र के राजा सातवाहन के समकालीन थे, जिनका समय पुराणों के अनुसार 495 ईसा पूर्व से 490 ईसा पूर्व है। कुछ आधुनिक शोधकर्ता सातवाहन तथा शालीवाहन को एक ही मानकर गुणाढ्य का समय 78 ईस्वी के आसपास का मानते हैं। कथा सरित सागर का अर्थ है कथाओं का समुद्र। इसमें ईसा पूर्व के समय से लेकर मध्यकाल तक की भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक धाराओं का अभूतपूर्व खजाना है। इसमें संस्कृत साहित्य की अनेक अमर रचनाओं, मसलन दशकुमार चरित, कादम्बरी, भवभूतिकृत मालती माधव तथा ऐतिहासिक किंवदंतियों बैताल पच्चीसी, किस्सा तोता मैना, सिंहासन बत्तीसी के अलावा इसमें ईसप की नीति कथाओं, विश्व के अनेक देशों में प्रचलित मूर्ख कथाओं, यात्रा विषयक कथाओं और परी कथाओं के बीज विद्यमान है। वास्तव में बृहत कथा से निःसृत कथा सरित सागर हमारी कथा कहानी परंपरा तथा हमारी जातीय सांस्कृतिक विरासत का सर्वोत्तम प्रतिनिधि है, जिसमें अनेक साक्ष्य प्रमाण एक ही साथ प्राप्त हो जाते हैं। प्रस्तुत संकलन में कथा परंपरा के इस प्रमुख स्रोत को समझने के लिए यहाँ से वर रुचि की कथा, गुणाढ्य की कथा, राजा विक्रम और 2 ब्राह्मणों की कथा, सूरसेन और कैवर्त कुमार की कथा को शामिल किया गया है। बौद्ध तथा जैन कथाएं भारत में प्राचीन काल से ही 2 मुख्य परंपराएं दिखाई देती रही है।
एक ब्राह्मण परंपरा तथा दूसरी श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा के उपासक मूलतः ब्राह्मण जाति के लोग थे, जो कि वेद को प्रमुख स्रोत मानते थे और उसे ईश्वरीय ज्ञान का प्रमुख जरिया समझते थे। वे वैदिक देवताओं की पूजा अर्चना करते थे, वे कर्म कांड में विश्वास रखते थे तथा वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते थे। किंतु श्रमण परंपरा को मानने वालों ने वेदों के स्थान पर लोक प्रचलित मान्यताओं, कथाओं को अपनाया। वैदिक ऋषियों की जगह योगी और तपस्वियों को माना तथा वैदिक कर्मकांड के स्थान पर चिंतन, मनन, तप, संयम, त्याग और ब्रह्मचर्य को तरजीह दी तथा जाति व्यवस्था के स्थान पर कर्म व्यवस्था को महत्वपूर्ण समझा। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म इसी श्रमण परंपरा के अनुगामी सिद्ध हुए एवं इन धर्मों से निःसृत कथाएं, उपदेशोक्तियां इत्यादि बौद्ध कथा, जातक कथा और जैन कथा, आगम कथा की संज्ञा से अभिहित की गई। विद्वान मानते हैं कि बौद्ध धर्म पद्धति और जैन धर्म पद्धति में कम ही तात्विक अंतर है। फलस्वरूप बौद्ध कथाओं और जैन कथाओं के स्वरूप तथा आंतरिक विवेचन में भी कम ही अंतर है। अपनी पुस्तक प्राचीन भारत की श्रेष्ठ कहानियां में डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन ने इस तरफ विशेष रूप से इशारा किया है। उन्होंने पुस्तक की भूमिका में रहस्योद्घाटित किया है कि इसका कारण ये है कि ये दोनों धर्म एक ही देश में जन्मे और पनपे। दोनों ने वेद, वर्ण व्यवस्था, यज्ञ आदि को अस्वीकार कर लोकाचार और लोक भाषा का आश्रय लिया और लोकोपयोगी कथा साहित्य द्वारा जनता तक पहुंचने का प्रयत्न किया। दोनों धर्मों के कथा साहित्य में ऐसे अनेक आचार विचार, उपदेश वाक्य, गाथाएं और पारिभाषिक शब्द हैं जो कि एक समान है। संकलित कथाओं के माध्यम से ज्ञात होता है कि बुद्ध कालीन और जैन कालीन रीति रिवाज कैसे थे तथा उनके अपने अपने सामाजिक लक्ष्य क्या थे। इन कहानियों से ये भी जाहिर होता है कि बौद्ध और जैन धर्मोपदेशक एक नीतिवान और कर्म प्रधान आध्यात्मिक समाज का निर्माण चाहते थे। इन कहानियों में से अधिकांश तो विश्व भ्रमण कर चुकी हैं। मसलन मौत की दवा तथा कृतघ्न राजकुमार आदि कहानियां तो दूसरे देशों तक पहुंच चुकी हैं, जिनके दृष्टांत महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, हितोपदेश इस सब की कहानियां अरेबियन नाइट्स आदि में भी पाए जाते हैं। प्रस्तुत संग्रह में सूकर जातक एक महत्वपूर्ण जातक कथा है, जिसे प्रस्तुत किया है भदंत आनंद कौशल्यायन ने। जैन कथाओं में 5 दाने चावल के सर्वाधिक लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक कथा है। इस पुस्तक में इंद्रचंद्र शास्त्री और जगदीश चंद्र जैन द्वारा तलाशी गई बौद्ध और जैन कथाओं की कुछ झलकियां विशेषतः रखी गई हैं। नैतिक कथाएं। नैतिक कथाओं से तात्पर्य नीति प्रधान अथवा नीति अनीति बोध की कथाओं से है। इसीलिए नैतिक कथाओं को किसी सुनिश्चित काल क्रम में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। नैतिक कथाओं के मूल में शुद्ध आचरण पर जोर और सम्यक सामाजिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। मसलन किस वक्त क्या सही है और क्या निषिद्ध है, कहानी में इसी परिज्ञान का बोध किसी पात्र अथवा घटना के द्वारा कराया जाता है। किसी ऐतिहासिक या काल्पनिक पात्र द्वारा कोई कथावाचक इस शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है। उल्लेखनीय है कि लोक कथा की ही भांति नैतिक कथा भी श्रमण परंपरा की देन है। कालांतर में जिस प्रकार लोक कथा को लिपिबद्ध किया गया, उसी प्रकार नीति कथाओं को भी ये समझकर संकलित किया गया कि कथा संस्कृति की परंपरा और विकास में इस शैली का एक महत्वपूर्ण योगदान है। पुस्तक में संकलित नैतिक कथाएं अपने समय की बेहद लोकप्रिय नीतिवान कथाएं हैं। पंचतंत्र एवं हितोपदेश। पंचतंत्र एवं हितोपदेश की कथाएं अब लोकोक्तियां बन चुकी हैं। बाजार में पंचतंत्र की अनगिनत कहानियां बिखरी पड़ी है। सबकी भाषा और शैली में भी बड़ा अंतर है, लेकिन उपदेश या संदेश की केंद्रीयता सब में बरकरार है। पंचतंत्र भारत ही नहीं, दुनिया की प्रमुख कथा कृतियों में से है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पंचतंत्र की कहानियां पुस्तक की भूमिका में प्रख्यात लेखक और इतिहासकार भगवान सिंह ने लिखा है
कि यदि संसार की 5 सबसे अधिक लोकप्रिय कलाकृतियों का नाम लेना हो तो इनमें से एक नाम पंचतंत्र का होगा। इन 5 में भी इसका स्थान सबसे ऊपर हो तो कोई आश्चर्य नहीं। दुनिया जानती है कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कहा जाता है कि खुसरो ने भारत को जिन 10 उपलब्धियों की वजह से श्रेष्ठ घोषित किया था उनमें शतरंज का खेल और पंचतंत्र की रचना भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में इन दोनों का प्रचलन खूब जोरों से हुआ। चूंकि पंचतंत्र की कथाएं रहस्य, रोमांच, हाजिर जवाबी और ज्ञान का अद्भुत कोश है, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मूल पंचतंत्र की कथाओं की शैली और तर्ज पर संसार भर में अनेक कथाओं का सूत्रपात और सृजन हुआ है। पंचतंत्र की कथाएं घन चक्कर, रंगा सियार, बेकार पछड़े में रहना, मगरमच्छ के आंसू, नकली शेर, बाघ की खाल, ढोल की पोल, बगुला भगत, बंदर को उपदेश, टिटहरी का संकल्प, गधे का आलाप, मरे सिंह को जलाना, सोए शेर को जगाना, पढ़े लिखे मूर्ख, नंगी क्या हंसे, नकल के लिए भी अकल चाहिए, शेख चिल्ली की उड़ान, सोने की मुहर देने वाला सांप या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी इत्यादि कहानियां लोकोक्तियों के रूप में प्रचलित हैं। इन ग्रंथों को ज्ञान का कोश भी कहा जा सकता है। पंचतंत्र की ऐतिहासिकता के बारे में टिप्पणी करते हुए भगवान सिंह कहते हैं कि ये किसी एक पंडित द्वारा एक दिन या एक दौर में लिखकर पूरी की गई कहानियां नहीं है। इनकी एक बहुत लंबी परंपरा है जो वैदिक काल से भी पीछे तक जाती है। ऋग्वेद में मेंढक, सांप, दुंदुभी, अप्सरा, देवता, राक्षस, नदी सभी को पात्र बनाकर पेश किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों आदि में भी उस फंतासी का भरपूर उपयोग किया गया है। प्राचीन समाज में जीवन के मर्म को कथाओं में पिरोने की परंपरा अन्यत्र भी रही है। इसके प्रमाण भारत के अतिरिक्त चीन, यूनान, अफ्रीका, लातीन अमेरिका आदि देशों की प्रचलित लोक कथाओं में मिल सकते हैं। परंतु कुछ बातों में भारत की विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं ने पंचतंत्र को पंचतंत्र बनाने में मदद की है। वो बातें हैं ज्योतिष, चिकित्सा, गणित, नौवहन, शिल्प शास्त्र, दंड संहिता, अर्थशास्त्र, व्याकरण आदि को पदबद्ध करके लिखना। निश्चयहीन भारतीय विशिष्टताओं की वजह से पंचतंत्र की कथाएं सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। प्रस्तुत पुस्तक में कथा परंपरा के इस अटूट सूत्र का विकास क्रम दर्शाने के लिए कुछ कहानियां संकलित की गई हैं। विश्व कथा, प्राचीन तथा कुछ आधुनिक कहानियां। भारत दुनिया का पहला कथापीठ जरूर है, किंतु दुनिया की अन्य प्राचीनतम सभ्यताओं वाले देशों चीन, ग्रीस, यूनान, रूस, आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका में भी संस्कृति, मिथक कथा, दंत कथा, लोक कथा का एक सुदीर्घ इतिहास है, जहां हम विश्व कथा से कुछ चुनिंदा प्राचीनतम कथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। ये लोकप्रिय लोक कथाएं हैं, दंत कथाएं भी हैं और मिथक कथाएं भी हैं। सफेद बंदर किसी अज्ञात चीनी लेखक की लिखी कहानी है। ये 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखी गई थी। ये कहानी आदिम मान्यताओं और अनुभूतियों का उत्कृष्ट मिश्रण करती है। इसी तरह स्वागतम जैसी कहानी की रचना रोमन साहित्य की आरंभिक कृतियों में से है, जिसे एपुलियस ने प्रथम शताब्दी में रचा था। पहली सदी की ही रचना है प्यार की खोज। इसके लेखक हैं ओविड। प्यार की खोज उस समय की सर्वाधिक चर्चित कृति है। इसी कृति से प्रेमिका की सलाह कथा ली गई है। जापानी कथा नाश्ते के बाद ऐसी रचना है जो कि डायरी शैली में लिखी गई है। इसकी लेखिका रुई शोनागोन तत्कालीन महारानी की सहचरी थी। इसका रचना काल 10वीं सदी है। तात्पर्य ये है कि विश्व कथा से ली गई प्राचीनतम कथाओं में तत्कालीन सोच, समाज और जीवन शैली की झलकियां तो है ही, सबसे प्रमुख है ये स्पष्ट और साबित होना कि कथा परंपरा का इतिहास सुदीर्घतम है और कालांतर में विकसित कथा सभ्यता में इन कथाओं उपकथाओं का योगदान सार्वकालिक तौर पर उल्लेखनीय है। साथ ही इसमें कालजयी कुछ आधुनिक कहानियां भी शामिल की गई हैं, जिनका होना कथा संस्कृति के लिए बहुत जरूरी था। यात्रा कथाएं परिशिष्ट के रूप में इस पुस्तक का ये दस्तावेज खंड है। इस खंड में दुर्लभ यात्रा संस्मरण है।
हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत विदेशी अध्येताओं और शासकों के लिए भी हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है। इसीलिए अध्ययन अथवा जिज्ञासा दृष्टि के उद्देश्य से की गई हिंदुस्तान की यात्राएं जिन घटनाक्रमों, कथा बिंबों इत्यादि का विवरण व विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं, वे कहीं न कहीं कथा संस्कृति के विकास का हिस्सा बनकर हमारे सामने हाजिर होती हैं। यात्रा वृत्तांत को यात्रा कथा कहना गैर वाजिब नहीं समझना चाहिए। इतिवृत्त कथा व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है, स्थान विशेष के लिए भी हो सकता है, अथवा इतिहास खंड का भी इतिवृत्त हो सकता है। पुस्तक में फिरदौसी, तैमूर लंग, इब्न बतूता, अबेदर रज्जाक समरकंदी, आफानासी निकितिन, डॉक्टर बर्नर वॉल्टेयर, रिचर्ड बर्टन, मार्क ट्वेन, लियो तोल्स्टोय, डेविड रेन, शिव नायपॉल, वीएस नायपॉल, मोपासा इत्यादि विद्वान साहित्यकारों की भारत संबंधी यात्रा कथाएं यहाँ संकलित की गई हैं। ये यात्रा कथाएं हिंदुस्तानी कथा संस्कृति में अपना योगदान प्रस्तुत करती हैं, साथ ही हिंदुस्तान की कथा विरासत को लेकर अपना एक नजरिया पेश करती हैं। इन नजरियों को परखने से आत्म संभ्रम का दूर होना तो एक तथ्य है, परंतु मनुष्य सभ्यता के इतिहास में कहानी की महत्ता और उसकी शाश्वत आवश्यकता और उपस्थिति की अनिवार्यता का अमिट प्रमाण भी है।